जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न होते ही हैं और ना समझी की वजह से यहाँ से प्रश्न छूट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पाचन तंत्र के बारे में। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। मेरा लूसेंट पे क्या चल रहा है, टारगेट बैच चल रहा है, जिसमें कि मतलब टेलीग्राम पे लूसेंट का टारगेट बैच चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि मैं आपको एक टास्क देता हूं और वो टास्क कंप्लीट करके आपको ऑब्जेक्टिव मोड में टेलीग्राम पे इसका सेट लगाना होता है। इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मात्र 100 रुपये खर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, या आप किसी एक सेट में भाग लेना चाहते हैं तो आप 10 रुपया पर सेट देकर भी भाग ले सकते हैं। तो भाग लेने के लिए आपको इस नंबर पे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा गूगल पे के माध्यम से, और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको रिसिप्ट सेंड कर देना पड़ेगा, ताकि आपको मैं ये जो मिशन ऑल एग्जाम क्लियर है इसमें मैं आपको एड ऑन कर सकूं। ठीक है, चलिए ये एक इन्फॉर्मेशन। उस इसके अलावा जो है कि एजुकेशन मॉल पे हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री चलाया जा रहा है, जो कि हिस्ट्री जो है कि आज ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग ट्यूसडे से क्या करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ रुख करेंगे। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग सीधे अपना आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पे। तो चलिए, पाचन के स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, तो मुंह से हो जाता है। ये सारे लोग को पता है, क्योंकि पाचन पाचन का स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से ही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले पाचन तंत्र में हम लोग दांत को देख लेते हैं, अर्थात तीत को देख लेते हैं। तो तीत जो है कि 3 परतों का बना होता है। पहला होता है इनेमल, एक मिनट, पहला आपका होता है इनेमल, उसके बाद होता है डेंटिन, और उसके बाद चैम्बर। ये तीत जो है होता है कि 3 जो है कि भाग में बटा होता है। जैसे अगर मैं ये तीत बनाता हूँ तो ये उसका ऊपरी परत को हम लोग इनेमल कहते हैं, उसके निचली परत को डेंटिन कहते हैं, और अंदर वाली परत को क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो कि फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाने से दांतों में क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि दांत डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, या फिर क्षय होने लगते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाने लगते हैं। ठीक है, और फ्लोरीन के कारण ही दांत में पीलापन भी देखा जाता है, और दांतों में जो है कि छिद्र जो हो जाता है, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं कि खोड़हा करते कहते हैं। जैसे दांत में क्या होता है, कभी कभी छेद होता है तो इसमें कुछ क्या करना पड़ता है कि कुछ भरवाना पड़ता है ना। तो इसी छिद्र, ये जो छिद्र किसके कारण होता है, तो फ्लोरीन के ही कारण होता है। यहाँ तक आई आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं दांत का फॉर्मूला क्या होता है। तो वयस्क मनुष्य में दांत का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, अर्थात 4 चरण होते हैं दांत के, इनेमल, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है, तो ये होते हैं आपके दांत के क्रम होते हैं। इसी को हम लोग फार्मूला के फॉर्म में 2 1 2 3 लिखते हैं। अर्थात अगर हम क्या बोलते हैं, इंसीजर की बात करें तो ये होता है 2, और आप जैसे मैं 2 ऐसे बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं ये अगर दांत बना रहा हूँ, ये आपका अगर दांत है तो मैं एक भाग को केवल ले रहा हूँ, इधर वाले भाग को, है ना, इधर वाले भाग को केवल ले रहा हूँ। तो 2 इंसीजर हो जाता है, एक केनाइन हो जाता है। और प्री मोलर की बात की जाए तो प्री मोलर आपका कितना हो जाएगा, इधर भी प्री मोलर भी 2 हो जाता है, और मोलर हो जाते हैं 3। तो इस तरीका से 4 हो गए जाएंगे, एक इधर और 2 ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से 4। तो इसीलिए 2 इनेमल हो गया, तो 2 गुने 4 करेंगे तो 8 होता है। और कैनिन का मैंने बताया कि 1 होते हैं, तो 1 गुने 4 यानी 4। और प्री मोलर होते हैं 2, तो 2 गुने 4 इक्वल टू 8। और मोलर होते हैं 3 गुने 4 यानी 12। टोटल आपके 32 दांत हो गए हैं। ठीक है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ये आपके 32 दांत हो गए। ये 32 दांत किस में होता है, तो आपका वयस्क मनुष्य में होता है। ये 32 दांत प्रॉपर होता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ये जो मोलर होते हैं, जिसे हम लोग अक्ल की दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, ये काफ़ी कम लोगों में होता है। लेकिन जनरली जो है कि माना जाता है कि हमारे कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब ये हो गया आपका, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 2 1 2 3 का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बच्चे में देख लेते हैं कि बच्चे में कितने दांत होते हैं। तो बच्चे का फार्मूला होता है 2 1 0 2, अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि इंसीजर तो आपका 2 हो ही गया, और कैनैन 2 हो गया, लेकिन इसमें प्री मोलर जो है अब्सेंट होते हैं। बच्चे के दांत में प्री मोलर नहीं होते, और मोलर में भी 1 अब्सेंट होते हैं, 2 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के अगर इस तरीके से हम काउंट करें तो कितने 20 दांत हो जाते हैं। जैसे 2 गुने 4 तो यानी 8, 1 गुना 4 यानी कि 4, और प्री मोलर 2 सॉरी 0, और यहाँ मोलर की बात करें तो 8। तो कितने हो गए, 8 4 12, और 12 8 20। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब मैंने वयस्क का आपको बताया 32 और बच्चे का 20। तो देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टोटल जो है कि जीवन में कितने दांत आते हैं, 52 दांत आते हैं। ये मैंने आपको याद करने का एक तरीका बता दिया कि अपना दांत आप लोग जोड़ लीजिएगा और बच्चा का दांत, टोटल दांत 52 आते हैं। लेकिन इसका ये जो है कि सटीक रीजन नहीं है ये 52 का। 52 कैसे आता है मैं आपको
बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये याद करने के लिए बता दिया कि अपना दांत 32 जोड़ लीजिएगा और बच्चे का दांत 20 जोड़ लीजिएगा, टोटल 52 होते हैं। पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। अब वो कैसे आते हैं ये समझते, ये तो मैंने आपको याद करने का केवल तरीका बता दिया। अब समझते कि बच्चे क्या बोलते हैं कि हाँ, पूरे जीवन काल में 12 दांत, सॉरी 52 दांत कैसे आते हैं। तो देखिए, जो दांत जो है कि पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं, उस दांत को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोनोफेडोंट कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो कौन सा था, मोनोफ्यूडेंट, जो कि जीवन काल में केवल एक ही बार उगते हैं। तो उस दांत को जो मोनोफ्यूडेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। यानी 3 गुना जो 4 हो गया, 12 दांत जो है कि जीवन काल में एक ही बार उगते हैं, अर्थात ये कौन से दांत हो गए, तो मोलर हो गए, ठीक है, मोलर हो गए। ये इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए, जो 20 ऐसे दांत होते हैं जो दूध वाले दांत होते हैं, ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो आप 32 में से क्या कीजिए कि आप 12 घटाइए तो कितना आ जाता है, 20, ठीक है। 32 आपका प्रेजेंट दांत था, लेकिन और ये जो 20 जो है कि फिक्स है, तो यानी 20 जो दांत ऐसे हैं, ये दूध वाले आपके दांत हैं, तो ये दूध वाले दांत टूटेंगे। तो देखिए, दूध वाला दांत ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये दूध वाला दांत हो गया, और ये 20 दांत आपका पहले से था, और ये 12 दांत जो कि फिक्स होता है। तो टोटल कितने दांत हो गए, 52 दांत, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि जो दांत जो है कि 2 बार उगते हैं उससे क्या कहते हैं, तो उससे आप लोग याद रखिएगा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उसे कहते हैं हम लोग डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट कहते हैं, ठीक है। ये दांत कितने बार उगते हैं, 2 बार उगते हैं, ठीक है। और तो आपसे ऐसे भी प्रश्न हो जाएगा कि 2 बार कितने दांत उगते हैं, तो आपको याद रखना है 20 दांत, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न पूछेगा कि पूरे जीवन काल में एक ही बार जो दांत उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मोनोफेज। क्या कहते हैं, मोनोफियो डोंट, मोनोफ्यूडेंट कहते हैं, जो कि जिसकी संख्या 12 होती है। और ये कैसे दांत होते हैं, तो ये मोलर होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, पूरे जीवन काल में कितने दांत, 52 दांत, ठीक है। अब चलिए, अब आगे देख लेते हैं कि दांत के जो नीचे वाला जबड़ा होता है उससे हम लोग कहते हैं मैंडिबल, मैंडिबल जॉ, मैंडिबल जॉ कहते हैं। और ये कितना, ये ऊपर नीचे वाला जबड़ा होता है, और ऊपर वाले जबड़े को क्या कहते हैं, तो मैक्सिलरी जॉ कहते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको फिगर के माध्यम से थोड़ा दिखा देता हूं ताकि आप लोग क्लियर हो पाए। चलिए देखिए, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ चलिए यहीं पे तो है, ठीक है। देखिए, ये आपका ऊपर वाला जो जॉ होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सियल कहते हैं, ठीक है, ठीक है, मैक्सिलरी कहते हैं। और जो नीचे वाला जॉ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंडिबल जॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंडिबुलर जॉ, उसे क्या कहते हैं, तो मैंडिबल कहते हैं। यहाँ पे मैंडिबल यहाँ पे हो जाएगा, ये रहा आपका मैंडिबल जॉ रहा, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, दांत किस चीज का बना होता है, तो दांत कैल्शियम का बना होता है। किसका, कैल्शियम का बना होता है। अब आगे कुछ देख लेते हैं थोड़ा। चलिए आगे देखिए, दांत तो कैल्शियम का बना हो गया। अब हम लोग पढ़े थे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर को बोलते हैं नोज टीथ, क्योंकि ये हमारे नाक के बिल्कुल ही नीचे होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नोज टीथ बोलते हैं। और जो कैनाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आई टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये आंख के डायरेक्ट नीचे होता है। प्रीमोलर किसे बोलते हैं, तो प्रीमोलर जो चिक टीथ बोलते हैं, प्रीमोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये गाल के क्या बोलता है, जो हमारे चिक होते हैं उसके जो है कि साइड में होते हैं, ठीक है। और मोलर मोलर कहाँ होता है, तो मोलर को हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो हाथी के जो बाहर वाले दांत होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं वो कौन से दांत होते हैं हाथी के, तो आपको याद रखना है वो कौन से दांत होते हैं, वो कैनाइन होते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग ने, मैंने आपको बताया कि कैनाइन जो है कि नुकीला होता है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो मांसाहारी जीव जानवर होते हैं उसमें जो है कि कैनाइन बड़ा होता है, जैसे कि आप लोग शेर वगैरह को देखे होंगे उसमें कैनाइन ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ तक दांत के बारे में फंक्शन सारा कुछ समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग किसकी ओर चलते हैं, तो सलाइवा की ओर, अर्थात सलेवरी ग्लैंड की ओर। क्योंकि मैंने खाना को दांत से चबा लिया है, अब उसमें क्या क्या मिलाएंगे, तो सलाइवा को मिलाएंगे। तो अब सलाइवा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सलाइवा जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 इधर होते हैं और 3 इधर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 प्रकार के सलाइवा होते हैं। आपका पहला है, तो पहला है पोरिटिड सलाइवा, पेरोटॉइड सलाइवा हो गया। फिर हो गया सब मैंडिबुलर, छोड़िए दिखा देते हैं कहाँ गया सलाइवा, सलाइवा, चलिए देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका पेरोटिड सलाइवा, सब मैंडुलर, और फिर
सब मेंडुलर और फिर यहाँ पे सब लिंगुअल सलाइवा, ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के सलाइवा होते हैं जो कि ये सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, अर्थात ये ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ये ग्लैंड होते हैं ना कि सलाइवा होते हैं। और इसी तीनों ग्लैंड से मिलकर क्या बनता है, सलाइवा बनता है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो होता है ये पेरोटिड जो ग्लैंड होता है, ये जो होता है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आप फिगर के भी माध्यम से समझ रहे हो कि ये सबसे बड़ा होता है। और यही ग्लैंड जब क्या होता है, फूल जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो मम्स रोग हो जाता है, जिसे कि हम लोग गलसुआ रोग कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि किसी को भी गलसुआ होता है तो यहाँ पे जो है कि कनपट्टी के पास यहाँ क्या लगाता है, ऐसे ऐसे दानादार वाला एक उजला टाइप का, बहुत पहले आता था, अभी तो शायद मैं किसी को नहीं देखता हूँ, लेकिन हम लोगों ने ऐसा लगाया है ना। तो ये किसके कारण होता है, तो ये आपका पैरोटिड ग्लैंड के कारण होता है। और यही जो है पैरोटिड ग्लैंड में ही सांप का बीज जो होता है इसी पैरोटिड ग्लैंड में भरा होता है। इसी पैरोटिड ग्लैंड को हटा देने के बाद सांप में किसी प्रकार का क्या होता है, कोई विष नहीं होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग सीधे सलाइवा की ओर कि सलाइवा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़े, और ये ग्लैंड मिलकर क्या किस चीज का निर्माण करते हैं, तो सलाइवा का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सलाइवा समझते हैं। तो सलाइवा जो होते हैं, सलाइवा में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो सलाइवा में आप लोग याद रखिएगा कि चलिए कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो क्या होते हैं, टाइलिन होते हैं, डाइस्टेट होते हैं, लाइजोसाइम होते हैं, लाइजोज, हाँ ठीक है, लाइजोजाइम होते हैं, और म्यूकिलियस होते हैं। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, सलाइवा में क्या होते हैं, तो एंजाइम होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अक्सर बुक में एक ही के बारे में देखा होगा, किसके बारे में देखा होगा, टाइलिन के बारे में, और बाकी ये 3 के बारे में मोटा मोटी नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन सबसे तो आपने इसलिए भी देखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है कि मात्रा जो है कि सलाइवा में इसकी होती है, किसका, तो टाइलिन का होता है। अब टाइलिन और डाइस्टेट क्या काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और ये दोनों साथ मिलकर क्या काम करते हैं, तो ये करते हैं कि स्टार्च को जो है कि शर्करा में, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, ठीक है। स्टार्च हम लोग किससे कहते हैं, तो स्टार्च उससे कहते हैं जो कि खाने में जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है उसमें जो ऊपर वाला छिलका होता है उसे हम लोग स्टार्च करते हैं। जैसे गेहूं के ऊपर वाला छिलका को स्टार्च कहते हैं, ठीक है। आटा ठीक है, आटा तो हो गया, गेहूं हो गया, चना के ऊपर वाला छिलका, मतलब जितने भी किसी प्रकार का कोई छिलका हो गया ना उसे स्टार्च कहते हैं, ठीक है। स्टार्च का सबसे अच्छा जो है कि क्या करते हैं कि जानवर वगैरह जो स्टार्च को बहुत अच्छे तरह से पचा पाते हैं, और हम लोग अच्छे तरह से नहीं पचा पाते, इसलिए हम लोग जो है कि आटा जब मिल से पिसा कर आता है तो उसमें से चोकर निकाल देते हैं। तो चोकर क्या एक स्टार्च है, ठीक है, उससे जो है कि काफ़ी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, काफ़ी ऊर्जा मिलता है स्टार्च से, ठीक है। तो और जानवर वगैरह जैसे आप लोग हाथी वगैरह को देखे होंगे पूरा पेड़ निकल जाता है, तो पेड़ में क्या होता है, एक स्टार्च है, क्योंकि ऊपर वाला परत क्या होता है, स्टार्च होता है, और उसको काफ़ी मात्रा में अच्छे से पचा ले पाते हैं। ये स्टार्च आप लोग समझ गए होंगे आई होप। लाइजोसोम का क्या काम है, ये जो है कि कीटाणु को मारता है। हमारे भोजन में जो भी, ऐसा तो नहीं कि हम लोग पूरी तरह से एकदम प्योर भोजन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह होते ही हैं, तो उससे जो है कि लाइजोसोम क्या करता है, मारने का काम करता है, ठीक है। और जो म्यूलिन होता है उसका क्या काम होता है, तो खाने को चिपचिपा बनाने का काम होता है। अर्थात जो है कि खाना जो है कि चिपचिपा बन के जो है कि पूरा उसको पूरी अच्छा तरह से जो क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, ताकि जो है कि खाना जो है कि ऑस्मोसिस के सहारे जो है कि आराम से क्या हो सके, तो स्टमक में जा सके। यहाँ तक बात समझ में आए। तो एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि खाने को चिपचिपा बनाने का काम किसका है, तो आपको म्यूलिन मारना है। कीटाणु जो है कि मारने किसका काम है, तो लाइजोसोम को। और स्टार्च को शर्करा बनाने का किसका काम है, तो टाइलिन या फिर आप डाइस्टेट, दोनों में से कोई एक मार सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस की तरफ, ठीक है, अर्थात ग्रास नाली के तहत। तो ग्रास नाली क्या होता है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी पाचन का कोई भी क्रिया नहीं होता, बस ये एक माध्यम होता है कि हमारे जो माउथ बकल कैविटी है, यहाँ से जो है कि एक पाइप, आप समझ ले कि एक पाइप है, और इसी पाइप के सहारे जो है कि स्टमक में भोजन पहुंचता है। तो यहाँ ये सिर्फ एक पाइप है, ऑस्मोसिस एक पाइप है, ग्रास नली है, जो कि भोजन पहुंचाने का स्टमक में काम करता है। यहाँ पे किसी प्रकार का भोजन नहीं पचता, और ये 15 सेंटीमीटर का स्टमक आपका ऑसोफेगस होता है। समझ में आ गया, ऑसोफेगस होता है। अब हम लोग सीधे किस में आते हैं, तो स्टमक में आते हैं, अर्थात अमाशय में आते हैं, ठीक है। स्टमक को बायोलॉजिकली नेम में एबेडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। क्या बायोलॉजिकली नेम इसका एब्डोमेन है। अब इसको हम कोई अच्छे से विस्तृत तरीका समझते हैं। तो एब्डोमेन को हम कोई क्या करते हैं कि 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका पेट है, तो पेट को हम 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ये 3 भाग में मैंने आपको बांट दिया। ये जो पहला वाला भाग है इसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो कार्डिक कह देते हैं,
कार्डिक कह देते हैं, और दूसरे वाले भाग को फंडिक कह देते हैं, और तीसरे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोडिक कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब इस समझ लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। ये जो कार्डिक है, यहीं पे जो है कि HCl का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भोजन जो ऊपर से ऑसोफेगस के सहारे जो भोजन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भोजन को एसिडिक दिया जाता है, कि ताकि जो है कि भोजन पूरी तरह से क्या हो सके, तो गल सके, अर्थात वो और जो है कि क्या बोलते हैं कि लिक्विड के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि मतलब इतना चिपचिपा हो जाए कि वो पूरी आसानी से जो है कि आगे की ओर मूव कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है, HCl इसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, अब यहीं पे क्या होता है, आपको आपने अक्सर देखा होगा कि एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, इंसान को क्या होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, कब, जब वो ज़्यादा भोजन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो HCl जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होने के बाद हमें धुआं धुआं ढकार आता है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इनो ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनो इसलिए हम लोग ले लेते हैं क्योंकि वो एक इनो क्या है, एक क्षार है। ठीक है, इनो क्या है, एक क्षार है। तो बेसिक और सॉरी बेस और एसिड को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा। इसीलिए इनो ले लेते हैं ताकि हमको जो है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे HCl का सिक्रेशन हो रहा है, तो कार्डिक जो आपका कार्डिक यहाँ पे जो लेयर है, तो ये क्यों HCl के जो HCl अगर एसिड है, तो ये जो हमारा पेट का जो ये स्टमक का जो ये क्या बोलते हैं कि एक सीमा है, ये क्यों नहीं गल रहा है। तो ये क्यों नहीं गल रहा है, इसका आंसर मेरे पास ये है कि यहाँ से एक जो है कि एक न्यूकस एंजाइम होता है। ठीक है, स्टमक के जो बाहरी दीवार होते हैं, यहाँ पे न्यूकस एंजाइम होता है, और इसी से क्या आपका निकलता रहता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, वो निकलते रहता है, और यही जो है कि एसिड बेस मिलकर क्या करते हैं, तो बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो दीवार है किसी तरह से कोई खराबी नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कार्डिक का फंक्शन समझ में आ गया। अब लोग फंडिंग का फंक्शन समझते हैं। फंडिंग में क्या होता है, एक रूजी होती है, यहाँ पे एक रूजी लगी होती है, यही जो है कि भोजन को पूरी तरीका से जो है कि क्या करती है कि मतलब इतना जो एक समझिए कि यहाँ पे एक मिक्सर रखा हुआ है। ठीक है ना, मिक्सर में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पूरे चीज़ को पूरी अच्छी तरह से गला फला देता है। ठीक है, मिक्सर का मतलब क्या होता है, अगर हम मिक्सर में क्या करते हैं कि किसी चीज़ का चटनी बनाते हैं, तो अगर हम आम का चटनी बना रहे हैं, तो आम को अगर मिक्सर में डाल देते तो पूरी तरह से क्या कर देता है, लिक्विड फॉर्म में कर देता है। तो समझिए कि फंडिंग का जस्ट लाइक यही काम है, भोजन जो आता है उसको पूरी तरह से यहाँ पे क्या तूड़ ताड़ के मतलब कि पूरी तरह से भोजन को बराबर कर देना है। ठीक है, और पैलोरिक का क्या क्या काम होता है, तो यहाँ पे पैलोरिक में क्या होता है, एक थैली नुमा होता है पैलोरिक। यहाँ पे आपको क्या पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। इसमें दो चीज़ पाए जाते हैं, आपका एक पाया जाता है पेप्टिन, ठीक है, और एक पाया जाता है रेनिन पाया जाता है। ठीक है, एक पेप्टिन और एक रेनिन पाया जाता है, जिसमें पेप्टिन का काम होता है प्रोटीन का जो है कि पाचन करना, और रेनिन का काम होता है कि जो दूध वगैरह होता है उसको दही बनाना। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बच्चे में जो है कि ज़्यादा जो है कि कितना भी वो दूध पी ले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उनमें जो रेनिन नामक जो एंजाइम है वो पूरी तरह से जो है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है ना, बहुत ज़्यादा जो है कि सत्रावित होता है यहाँ पे रेनिन नामक एंजाइम। वही अगर आप एडल्ट में देखेंगे या फिर बूढ़े में देखेंगे, तो यहाँ पे जो कि दूध वो ज़्यादा नहीं पचा पाते हैं, वो हल्का ही, मतलब बच्चे को आप कितना भी दूध पिला, क्योंकि बच्चे तो केवल दूध के सहारे जिंदा रहते हैं या फिर जीवित रहते हैं ना, तो क्योंकि उनमें रेनिन नामक जो एंजाइम जो पूरी तरीके से विकसित होता है ना, पूरी तरीके से सिक्रेशन होता है इसका, इसलिए वो दूध आसानी से पचा पाता है। लेकिन जितना बच्चा दूध पी रहा है, अगर उतना ही अगर एडल्ट हम लोग पिए या फिर कोई बूढ़ा पिए, तो वो पूरी तरह से दूध को नहीं पचा पाए, क्योंकि उसमें रेनिन नामक जो एंजाइम होते हैं वो लगभग बनना खत्म हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया। और ये पेप्टिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। सही है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हाँ, तो मैंने प्रोटीन का पाचन यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो है कि पूरी तरीके से कहाँ पचता है, तो आपका इलियम में पचता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, तो लास्ट भाग होता है इलियम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या स्टमक देख लिया। अब स्टमक के अंदर हम लोग चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हम थोड़ा सा बना लेते हैं। ये बना लिए मैंने ओसोफेगस। ठीक है, और ये आपका हो गया क्या, स्टमक। अब यहाँ से ये क्या हो गया,
चलिए ठीक है, यहाँ आप लोग समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ HCl सिक्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है क्या, पैनक्रियाज अग्न्याशय होता है, और यहाँ होता है लीवर, और लीवर के नीचे क्या होता है आपका गोल ब्लैडर होता है। ठीक है, जिसे कि हम लोग पित्ताशय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए क्या होता है। ये जो पैनक्रियाज है यहाँ से निकलता है LAT, अर्थात क्या, LAT का मतलब क्या, लाइपेज, लाइपेज, एमाइलेज और यहाँ पे ट्रिप्सिन। ठीक है, ये 3 प्रकार के एंजाइम हैं जो कि किससे निकलते हैं, तो पैनक्रियाज अग्न्याशय से निकलते हैं। और यहाँ लीवर से क्या निकलते हैं, तो बाइल जूस निकलते हैं। बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। और बाइल जूस को रखा कहाँ जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि गोल ब्लैडर में रखा जाता है, पित्ताशय में रखा जाता है। अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूजन कर देता है कि बाइल जूस कहाँ जो होता है संग्रहित रहता है, तो आप लोग बहुत लोग पीत मार देते हैं, चाहे तो लीवर मार देते हैं। नहीं, लीवर में जो है कि स्टोर नहीं होता है। बाइल जूस बनता जरूर लीवर में है, लेकिन क्या बोलते हैं कि उसका जमाव जो होता है वो कहाँ होता है, तो आपका पित्ताशय में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पित्ताशय का निर्माण तो लीवर में वगैरह सब मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि भोजन अभी यहाँ पे आ गया। ठीक है, भोजन क्या हुआ, यहाँ पे आया। यहाँ पे फंडिक था, क्या था, पहले कार्डिक था, फिर क्या था, फंडिक था, और लास्ट में क्या था, तो पेलोरिक था। ठीक है, तो यहाँ जब फंडिक में आ गया तो HCl तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन अब और भी तो कुछ चाहिए मिलाने के लिए, है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि लीवर से बाइल जूस मिलता है। लीवर से क्या मिलता है, बाइल जूस। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि चलिए यहाँ पे अब समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, लीवर, और लीवर में यहाँ क्या था, बाइल जूस था। अब यहाँ से क्या हुआ कि स्टमक में बाइल जूस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाइल जूस मिलता है, तो बाइल जूस क्या होता है, क्या होता है, तो आपका एसिडिक होता है ना। बाइल जूस क्या होता है, तो एसिडिक होता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए आप लोग, मतलब इस कौन बोलता है, बाइल जूस को कौन बोलता है कि भाई अब तुम अब निकलो, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि दिन भर ही निकलती ही रहेगा, है ना। दिन भर तो नहीं निकलेगा, जब भोजन आएगा, भोजन को पचाने का काम है, तभी नहीं निकलेगा जी। तो इसे निकलने के लिए कौन सा हार्मोन जो है कि ऑर्डर देता है या फिर इसे उत्तेजित करता है, तो आप लोग याद रखिएगा किलोसाइस्टोकिन होता है। ठीक है, ये होता है आपका किलोसाइस्टोकिन होता है। ये क्या करता है कि पित्ताशय को मतलब ये ऑर्डर, अब समझिए कि ऑर्डर देता है। ठीक है, कि भैया अब तुम निकलो, है ना, अब तुम्हारा, क्योंकि ये भोजन अब आ रहा है, अब तुम निकलो। ये यहीं पे खड़ा होकर देखते रहता है कि ठीक है भोजन आ गया, अब चलो भैया इसको ऑर्डर दो पित्ताशय को कि भैया तुम निकलो। तो पित्ताशय यहाँ से निकला। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज को भी कोई ऑर्डर देगा ना, क्योंकि पेनक्रियाज अपना बैठा हुआ है एंजाइम वगैरह लेके सब एकदम अस्थिर दिमाग से। लेकिन अब इसको कोई बताएगा तब ना कि अब आ रहा है भोजन, आ रहा है भोजन, आ रहा है, तो भोजन आ रहा है, तो इसे भी बताने के लिए कोई होता है। हाँ बिल्कुल होता है, इसे बताने के लिए होता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन नामक हार्मोन होता है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन होता है जो कि इसको पेनक्रियाज को बताता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया, समझ में आ गया। पित्ताशय कौन बताता है, तो आपको किलोसिस्टोकाइनिन बताता है, और किसको आपका अग्न्याशय कौन बताता है, तो सिक्रेटिन बताता है। ठीक है, यहाँ से पित्त निकलेगा अब, लेकिन आपका अग्न्याशय से पेनक्रियाज से 3 चीज निकलता है, जिसको मैंने बताया LTA। अब ये तीनों का हम लोग फंक्शन समझ लेते हैं। LTA का फंक्शन क्या होता है, LTA। ठीक है, अब देखिए एल का मतलब होता है लाइपेज, और टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन, और ए का मतलब होता है एमाइलेज। अब ये तीनों का क्या काम है, ये आप लोग समझिए। जो लाइपेज होता है ये क्या करता है, फैट को पचा देता है। मतलब जो भोजन आया तो इसमें फैट है, अब ऐसा तो नहीं कि हम भोजन में फैट देख के खा रहे हैं, अरे भैया इसमें फैट है, फैट खा लो, प्रोटीन है, प्रोटीन खा लो। भोजन में तो बहुत सारी चीज़ मिले होते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ मिले होते हैं। लेकिन इसका अब यहाँ पे क्या करता है, जब हमारे स्टमक में जाता है तब ये लोग क्या करता है, सबको अलग अलग कर देता है कि हाँ जिसको प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन ले लेगा, जिसको फैट चाहिए वो फैट ले लेगा, जिसको स्टमक चाहिए वो मतलब स्टार्च ले लेगा। ऐसा ऐसा करके ये लोग अपना काम करता है। हम लोग का काम क्या होता है, केवल खा लेना, हर कुछ को खा लेना। लेकिन अब बेचारा जो पेट है इसका काम होता है हर चीज़ को जो है कि मैनेज करना। मैनेज करने का काम किसका, स्टमक का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइपेज नामक जो एंजाइम आपका होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये अपना फैट को ले लेता है, मतलब ये फैट को पूरी तरह से क्या करता है, पचा देता है। ठीक है, ये जो है आपका ट्राइपेज होता है, सॉरी ट्रिप्सिन होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पचा लेता है। ठीक है, और ये एमाइलेज जो होता है ये क्या करता है, तो स्टार्च को पचा लेता है, अर्थात शर्करा को पचा लेता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो है कि कहाँ एक बार पचा था, तो आपका पेप्सिन में पचा था, जो कि जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड में था।
पेप्सिन, ठीक है, वहां पे एक बार प्रोटीन पचा था, लेकिन उसके बाद भी प्रोटीन कुछ बच गया, तो अब कहाँ पे पचा, तो आपका ट्रिप्सिन में, हाँ ट्रिप्सिन में पचा, ठीक है। अब प्रोटीन एक जगह और पचेगा आपका, कहाँ, इलियम के, हाँ इलियम में पचेगा, जो कि स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, सबसे लास्ट भाग होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, प्रोटीन जो है कि बहुत बहुत क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि बहुत कठोर होता है, इसे पचाने के लिए 3 जगह से इसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर जो है कि प्रोटीन पूरी तरह से क्या होता है, पच पाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। पेनक्रियाज का समझ में आ गया, LTA, लाइपेज, ट्राइपेज और एमाइलेज। लाइपेज का क्या काम होता है, बसा प्रोटीन, इसका बसा फैट को पचाना, लिपिड को पचाना। ट्राइपेज का क्या काम होता है, तो सॉरी ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को, और एमाइलेज का क्या काम होता है, तो आपका इसका स्टार्च को पचाना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग किस में बढ़ते हैं, तो कहाँ हम लोग बढ़ेंगे, अब हम लोग पेट में चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। अब चलिए मैं केवल स्मॉल इंटेस्टाइन ही बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो भाग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। यहाँ पे जो भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जेजनम कहते हैं, और एक और ले लीजिए, और यहाँ जो भाग है इसे हम लोग इलियम कहते हैं, और यही जो है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। अब समझते हैं कि ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम में क्या होता है। तो ड्यूडेनम, जो आपका ड्यूडेनम है, यहाँ पे जो है कि किसी प्रकार की कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे 2 एंजाइम पाए जाते हैं। उस एंजाइम का क्या नाम है, तो किलोसाइस्टोकिन और सिक्रेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया यहीं पे ये एंजाइम ड्यूडेनम में ही बैठे होते हैं, और जब यहाँ से ओसोफेगस के द्वारा जब स्टमक में भोजन आता है, तो ये किलोसाइस्टोकिन क्या कहता है, आपका पिता से गोल ब्लेडर को ऑर्डर देता है कि भैया तुम अब आके यहाँ पे क्या कर दो, छिड़क दो, मतलब क्या, अपना बाइल जो है कि छिड़क दो। और इधर जो है कि ये आपका सिक्रेटिन होता है, ये क्या करता है, पेनक्रियाज को बोलता है कि भैया अब तुम आके यहाँ पे अपना क्या संभालो, LTA लगाओ। LTA मतलब क्या, लाइपेज, ट्रिप्सिन और फिर क्या, एमाइलेज, ठीक है। ये तीनों आप लोग लगाइए ताकि भोजन और अच्छा से क्या हो सके, यहाँ पे पच सके, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूडेनम का क्या काम हो गया, यहाँ 2 प्रकार के केवल एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग, भोजन अब कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है भोजन, आ गया अब यहाँ पे जेलियम में, हाँ ठीक है, जेलियम में आ गया। यहाँ पे जो किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है जेलियम में, बस जेलियम एक क्या होता है कि एक, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लंबा रास्ता होता है, जिससे कि भोजन को काफी देर तक गुजरना पड़ता है, क्योंकि भोजन जो है कि पूरी तरह से, और जो है कि गुजर गुजर के और जो है कि लिक्विड फॉर्म में आते जाए, और मतलब कि ये क्या होते जाए, मतलब पतला होता जाए, ताकि जो है कि आगे का रास्ता इसको मिल सके। अब ये भोजन आगे की ओर आता है, हमारा इलियम में आता है। तो इलियम में क्या होता है, ये जो है कि इलियम छोटी आंत की जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे लास्ट वाला भाग होता है इलियम। यहीं पर जो है क्या होता है कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है, अर्थात एब्जॉर्प्शन होता है, अर्थात हम लोग अवशोषण भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो इलियम देगा, और नहीं तो आपको क्या देगा, भिलाई देगा। भिलाई कहाँ होता है, तो आपका इलियम के लास्ट वाले भाग पे भिलाई होता है। यहीं पे क्या करता है, भोजन जो है कि पूरी तरह से पच जाता है, ठीक है, मतलब पच जाता है। पचता तो ऊपर से ही आ रहा है, पचता ऊपर से ही आ रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का काम जो है कि एब्जॉर्ब कौन पूरी तरह से कर लेता है भोजन को, तो ये भिल्ली कर देता है। तो आपको 2 देगा, इलियम देगा या फिर क्या देगा, तो भिल्ली देगा। ये आपके एग्जामिनर के ऊपर है कि ये आपको कैसे देगा। अब यहाँ समझते हैं कि इलियम में जो है कि क्या होता है कि यहाँ पर क्या इंस्टेटेनल जूस निकलता है, अर्थात आंत रस निकलता है, जो कि कई एंजाइम इसमें होते हैं। अब वो एंजाइम के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, कहाँ, इलियम में, ठीक है। चलिए पहला होता है आपका इरेसिन। क्या होता है, इरेसिन, ये क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन कर लेता है, ठीक है। ये प्रोटीन का पाचन कर लेता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को जो कि एमिनो एसिड में बदल देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया कि ये जो आपका इरेसिन है, ये क्या किया, प्रोटीन को तूर तार के क्या किया, एमिनो एसिड में बदल दिया। अब आप समझ पा रहे हो कि ये एमिनो एसिड को कौन लेकर जाएगा, कौन इसकी पहचान करेगा, कौन इसको लेकर जाएगा, और कौन इसको पूरी प्रोटीन में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में प्रोटीन का निर्माण करेगा, कौन। ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। क्यों समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है, RNA DNA कोशिका सेल पढ़ रखा है, तो मुझे बताने की कतई यहाँ पे जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब ये हो गया एक आपका क्या, इरेसिन। अब दूसरा समझ लेते हैं, दूसरा है हमारा क्या, माल्टोज।
माल्टोज, ये क्या करता है माल्टोज जो है कि माल्टोज को जो है कि ग्लूकोज में चेंज करता है। फिर इसके बाद आता है सुक्रोज आता है। सुक्रोज क्या करता है कि ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। फिर उसके बाद लाइकोटोज आता है। लाइकोटोज क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है तो गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। और फिर उसके बाद आता है लास्ट आपका एक लास्ट आता है, हाँ, इन्वर्टेज आता है। ये क्या करता है, ये मंड जो स्टार्च होता है उसको जो है कि मंड के जो स्टार्च से शक्कर बनता है उसको क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। भिल्ली क्या करता है, भिल्ली आपका जो होता है ये क्या करता है, VILLI, भिलाई क्या करता है, ये भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में समझ लेते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है, मतलब लॉन्ग इंटेस्टाइन क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का भोजन का कोई पाचन के काम नहीं होता। इसमें केवल क्या होता है, जल एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जल हम लोग जो पी रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, तो आपका लॉन्ग इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि पूरा जो है कि एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा शरीर, नहीं, कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं। उससे क्या करता है ये लॉन्ग इंटेस्टाइन में ये इसे क्या करता है, मूव कर देता है। और लॉन्ग इंटेस्टाइन में मूव होने के बाद वेस्ट मटेरियल कहाँ जमा होता है, तो रेक्टम में जमा होता है। और रेक्टम में जमा होने के बाद ये क्या करता है, तो एनस के द्वारा जो है कि बाहर डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मलाशय जो है कि नहीं, रेक्टम को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मलाशय ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो वेस्ट पार्ट होते हैं वो कहाँ जमा होते हैं, तो आपको रेक्टम मलाशय में जमा होते हैं और एनस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इस तरीका से आहार नाल जो है कि प्रमुख 5 चरणों में हम लोगों ने देखा। उसका 5 चरण एलिमेंट्री कैनल का क्या है, मुख गुहा, बकल कैविटी हम लोग पढ़ लिए, ग्रस नली, ओसोफेगस पढ़ लिए, फिर अमाशय स्टमक पढ़ लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत पढ़ लिए, लॉन्ग इंटेस्टाइन बड़ी आंत पढ़ लिए, एनस जो है कि गुहा हम लोग पढ़ लिए। ये टोटल जो है कि आपका एलिमेंट्री कैनल टोटल 32 फीट 36 फीट का होता है, ठीक है। अगर संपूर्ण पाचन की बात की जाए तो वो 5 अवस्थाओं में होती है। ये 5 अवस्थाएं क्या है, तो इंजेक्शन है, पाचन है, अवशोषण है, फिर आपका एसिमिलेशन है, और क्या है, डिफ्लेशन है। तो इंजेक्शन में क्या होता है, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, निगलते हैं। और डाइजेशन में क्या होता है, भोजन पचता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पचने के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, उसका मतलब क्या एब्जॉर्ब हम लोग शरीर हमारा करता है। फिर उसके बाद क्या है, पचे हुए भोजन से हम लोग ऊर्जा, जब एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ऊर्जा मिलेगा। तो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, जब भोजन हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है तो उसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और जब भोजन डिस्ट्रॉय होता है, मतलब मल त्याग कर देते हैं, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ तक मेरा पाचन तंत्र हो गया खत्म। ये कुछ फिगर था, ये देखिए, अरे एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या, देखिए ये इंसीजर हो गया, नहीं इसको डिलीट कर, देखिए ये इंसीजर 2 हो गया, ठीक है। ये केनाइन 1 हो गया, ये प्री मोलर आपका 2 हो गया, और ये मोलर 2 हो गया। तो जो इधर है वही इधर होगा, और जो इधर है तो ये तो नीचे का एक जबड़ा का हो गया और ऊपर का एक जबड़ा का, यानी 4। तो इसी तरह 2 गुना 4 कर देंगे तो 8। इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है कि हमारा सेवा समाप्त होता है। पूरी तरह से आप लोगों ने पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लिया है, और आपसे एग्जामिनर में अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, आपको अच्छा लगा तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।